हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानुजल स्टडी में। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो प्रारंभिक काल होता है, आदिकाल, इसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास आखिर है क्या। देखिए, हिंदी साहित्य जहाँ से हिंदी प्रारंभ होती है, ठीक है, वहाँ से लेकर आज तक हिंदी में घटने वाली प्रमुख घटनाएं और कवियों ने जो रचनाएं की हैं, उसी का क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप है जो लिखित रूप में हमें मिलता है। उसी को हम क्या कहते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास कहते हैं। ये तो हो गया हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, हमने अपने शब्दों में बताया है, ठीक है। उसके बाद फिर एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल जो होता है, हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल है, उसी को हम क्या कहते हैं, आदिकाली। सरल शब्दों में बात है, ठीक है। भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण से जब भारत में हर्षवर्धन के साम्राज्य का पतन हो रहा था, उसी समय हिंदी साहित्य का उदय हो रहा था। ये भी एक तरीके से पूछा, मतलब जैसे वाक्य वाले प्रश्न बनते हैं कि कौन सा कथन सही है, कौन सा नहीं, तो उसमें ये पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन का जो है समय, उस समय क्या हिंदी का उदय, क्या हर्षवर्धन के समय हिंदी का उदय, हर्षवर्धन के पतन के समय हिंदी का उदय हो रहा था। ऐसा कथन लिख के सत्य है असत्य है करके भी हमारा प्रश्न बन सकता है, खासकर नेट जेआरएफ में, ठीक है। हिंदी साहित्य के आदिकाल की सामग्री में उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाओं का समावेश किया जाता है। हिंदी साहित्य की जो आदिकाल सामग्री है, उसमें जो उत्तर अपभ्रंश की रचनाएं हैं, वो सभी रचनाओं को क्या कहते हैं, हम आदिकाल की सामग्री में शामिल करते हैं। तो जैसे उत्तर अपभ्रंश है, जी हाँ, उत्तर अपभ्रंश, पाली, प्रकृत, इन सब की मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। वो भाषा विज्ञान का अलग से विषय है, हिंदी में ही, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है, हाँ, अब हम ये जान लेते हैं कि हम जो आदिकाल हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसमें आदिकाल में प्रश्न कहाँ कहाँ से बनते हैं और हम किन किन टॉपिकों पर चर्चा करेंगे, आगे किन किन टॉपिकों पर वीडियो बनेगी, ये पहले जान लेते हैं। देखिए, आदिकाल का साहित्यिक विशेषताएं, ये तो हम आज की वीडियो में इस बारे में विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के प्रथम आदि कवि, यहाँ से भी बहुत अच्छे से प्रश्न, ये दोनों, इन दोनों से हमने इसमें वही टॉपिक, वही विषय लिया है जिसमें से प्रश्न बनते हैं। बाहर से हमने और कुछ भी नहीं लिया, उसमें सिर्फ वही प्रश्न शामिल, यानी कि वही विषय, वही टॉपिक शामिल किया गया है जहाँ से प्रश्न बनने की 99% संभावनाएं हैं। जैसे कि हिंदी आदिकाल की साहित्यिक विशेषताएं पूछी जाती हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम आदि कवि, प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए कितनी बार पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का प्रथम आदि कवि सभी कवियों के अनुसार अलग अलग है, ठीक है। हम आज इन्हीं दो टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बाकी हिंदी इतिहास लेखन की परंपरा, आदिकाल का नामकरण, इस पे भी एक वीडियो बनाएंगे, इस पे भी एक वीडियो, आदिकाल का साहित्य का विभाजन, इस पर कम से कम 2 से 3 वीडियो हमारी बन जाएगी। आदिकाल की प्रमुख रचना, एक वीडियो इस पे, और आदिकाल की प्रमुख इतिहास ग्रंथ, आदिकाल के प्रमुख इतिहास ग्रंथ पे एक वीडियो मेरी ऑलरेडी पहले से बनी हुई है, उसको मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगी आदिकाल के, आप वहाँ पे जाकर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। हम आदिकाल में इन सभी 7 टॉपिक्स को पढ़ेंगे और हर टॉपिक्स की अलग अलग 1 से 2 वीडियोस आपको उपलब्ध कराई जाएंगी आदिकाल के प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो फिलहाल आज हम पहला और दूसरा टॉपिक, एक आदिकाल का साहित्यिक विशेषता और हिंदी का प्रथम आदि कवि, इन दोनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्लास को शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर आप नया, मतलब एक तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी साहित्य पढ़ना, तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। अगर उसको आप बार बार पढ़ेंगे और आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए फिर हम अब जानेंगे आदिकाल की प्रमुख साहित्यिक विशेषताएँ क्या क्या होती हैं, ठीक है। देखिए, रासो काव्य की रचना, आदिकाल में प्रमुख रूप से रासो काव्य की रचना हुई थी, ठीक है।
रासों की उत्पत्ति के विषय में भी अक्सर प्रश्न बनते रहते हैं कि रासों की उत्पत्ति हर एक कवि ने, जैसे कि गारसा दत्तासी हो गए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, इन्होंने कई कवि हैं जिन्होंने रासों की उत्पत्ति अलग अलग शब्दों से मानी है। जैसे कि इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में कि रासों की उत्पत्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किससे माना है। तो आचार्य चंद्र शुक्ल ने नरपति नाल द्वारा रचित बीसल देव रासों में उल्लेखित पद के आधार पर रासों की उत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है। ठीक है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासों की उत्पत्ति, इसको आप एक एक शब्द जो मैं बोल रही हूँ ये परीक्षाओं में पूछी गई पंक्तियाँ हैं और इनको आप नोट कर लीजिए कहीं पर। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है? रसायन से मानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है? संस्कृत के राशक शब्द से मानी है। गारसा दत्तासी ने रास शब्द की उत्पत्ति जो है, रासो शब्द की उत्पत्ति राजसु या राजयूष से मानी है। और इसी जगह कवि राय श्यामल दास और डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल, इन दोनों ने इसकी उत्पत्ति जो मानी है, रासों की उत्पत्ति, वो किससे मानी है? रहस्य से मानी है। तो और हाँ, श्री विंदेश्वरी प्रसाद पाठक ने रासों की उत्पत्ति राजयश शब्द से मानी है। ये सभी जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और इन सबको आप नोट कर लीजिए और फिर इसको बार बार पढ़िएगा। ठीक है। हाँ जी, आगे चलते हैं हम। ऐतिहासिकता का अभाव, जो ये पहली बात तो ये थी कि रासो काव्य की रचना आदिकाल की प्रमुख विशेषता थी और दूसरी विशेषता क्या थी? ऐतिहासिकता का अभाव था। ऐतिहासिकता का अभाव अर्थात उसमें ऐतिहासिक जो ऐतिहासिक दृश्य था या ऐतिहासिकता उसमें कम थी। संदिग्ध प्रामाणिकता, यानी कि जो प्रामाणिकता थी उस पर संदेह होता है, वो हम प्रमाणिक नहीं है पूरी तरह से। और अगला है युद्ध का वर्णन में सजीवता। देखिए, जो ये आदिकाल में साहित्य लिखे गए, इसमें जो युद्ध का वर्णन था वो सजीव लगता था। सजीव अर्थात उस टाइम पर देखिए, जो कवि थे वो राजाओं के साथ रहते थे और राजाओं के साथ कई बार नहीं, ज़्यादातर वो राजाओं के साथ युद्ध में भी जाया करते थे, युद्ध की कला से निपुण होते थे। तो वह जब युद्ध के राजाओं के साथ जब युद्ध करने जाया करते थे तो वहाँ पर वो सारा कुछ एक तरीके से आंखों देखा वर्णन जो होता है उसको हम जब लिखते हैं तो उसमें संजीवता होती है। तो इसीलिए जो आदिकाल की प्रमुख साहित्यिक विशेषता थी वो ये भी थी कि युद्ध का वर्णन में क्या थी? सजीवता थी। ये भी एक प्रमुख विशेषता रही है। फिर उसके बाद क्या था? आश्रयदाताओं की प्रशंसा। देखिए, जो कवि थे उस समय के, आदिकालीन कवि जो थे वो राजाओं के साथ रहते थे। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, राजाओं के राजकवि भी होते थे, यानी कि दरबारी कवि। हाँ, दरबारी कवि कहना ठीक होगा। राजाओं के, हर राजा के अक्सर दरबारी कवि हुआ करते थे। तो उनका राजाओं की प्रशंसा करना उनका सर्वप्रथम कर्तव्य एक तरीके से हो जाता था, क्योंकि अगर वो राजा की प्रशंसा में लेख लिखते थे तो उनके लिए उनको मोहरें और उपहार वगैरह दिया जाता था। इसलिए ये भी एक प्रमुख विशेषता आदिकाल की रही है कि वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे। जिस कवि के आश्रय में रहते थे उस कवि की प्रशंसा में वो काव्य, खंड काव्य या फिर महाकाव्य वगैरह लिखते थे। जैसे कि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था, पृथ्वीराज के उसमें आश्रम में रह के। ठीक है। तो और अगला है हमारा पांचवा जो विशेषता है वो है कल्पना की प्राचुर्यता। देखिए, ये जो आदिकालीन कवि थे इनकी रचनाओं में कल्पना प्रचुर मात्रा में आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। ठीक है। तो ये भी एक इनकी प्रमुख विशेषता थी। वीर और श्रृंगारिक रस की प्रधानता। इन कवियों की जो विशेषताएं थी इनके काव्य की, वो क्या थी कि वीर रस और श्रृंगार रस प्रधान होते थे इनके काव्य जो हैं। और प्रधानता डिंगल पिंगल भाषाओं का प्रयोग।
हाँ जी, जो आदिकालीन काव्य है, आदिकालीन रचनाएं हैं, उसमें डिंगल पिंगल भाषा का बहु संख्या में प्रयोग किया गया, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें प्रयोग किया गया है डिंगल पिंगल भाषा का। प्रश्न ये भी बनता है कि डिंगल भाषा अपभ्रंश, डिंगल भाषा किसको कहते हैं, ठीक है। तो डिंगल भाषा किसको कहते हैं, अपभ्रंश और प्लस राजस्थानी शब्दों का प्रयोग हो और अपभ्रंश, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिंगल भाषा कहते हैं। और पिंगल भाषा किसको कहते हैं, जिसमें अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग हो, तो उसको क्या बोलते हैं, हम पिंगल भाषा कहते हैं। डिंगल भाषा थोड़ी सी कर्कश होती थी और पिंगल भाषा कर्कश कम होती थी डिंगल के मुकाबले, ठीक है। और इसमें विविध छंदों का भी प्रयोग हुआ था। इस काव्य में क्या होता था, विविध प्रकार के छंदों का भी प्रयोग होता था, किसमें, आदिकालीन साहित्य में, ठीक है। और इस आदिकाल साहित्य में प्रमुख रूप से मुक्तक और प्रबंध काव्य लिखे गए। कैसी रचनाएं आपको देखने को मिलती हैं आदिकाल में, मुक्तक कविताएं और प्रबंध। अच्छा, तो मुक्तक काव्य किसको कहते हैं और प्रबंध काव्य किसको कहते हैं, ये प्रश्न भी आपके दिमाग में जरूर आया होगा। तो देखिए, प्रबंध काव्य वो काव्य है जिसमें किसी भी एक विषय को लेकर शुरू से अंत तक, आखिरी तक एक ही विषय की मतलब विस्तृत रूप से चर्चा की जाए, शुरू से आखिरी तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक, ये समझ लीजिए। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रबंध काव्य कहते हैं, जिसका शुरू से अंत तक एक ही विषय पे पूरा विश्लेषण हो, वो प्रबंध काव्य होता है। प्रबंधित रूप में लिखा रहता है ना, एक ही विषय पर। और मुक्तक काव्य क्या होता है, मुक्तक काव्य ये होता है कि कहीं से कुछ, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ, ऐसे इस तरीके से छोटी थोड़ी सी इस विषय में, थोड़ा सा उस विषय में, कई सारे विषय मुक्तक काव्य में आपको मिलते हैं, ठीक है। तो मुक्तक काव्य क्या होता है और प्रबंध काव्य क्या होता है, ये भी आप समझ लिए। तो मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य की रचनाएं प्रमुख रूप से आदिकाल में की गई, ये इसकी साहित्यिक विशेषताएं थी आदिकाल की। अगर आपसे नेट में या फिर टीजीटी पीजीटी किसी भी परीक्षा में पूछा जाएगा, तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें से ये सारी क्या हैं, आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके अलावा अतिरिक्त कुछ पूछा जाता है तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि ये आदिकाल की विशेषता है या नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम अब। हिंदी आदि कवियों में सर्वप्रथम कवि। देखिए, हिंदी के आदिकाल कवियों में ये होता है, आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि हिंदी के आदिकाल कवि कौन हैं, ठीक है। हिंदी का प्रथम आदि कवि कौन है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे हिंदी का प्रथम आदि कवि सरपा है। कौन है, सरपा है, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो आदि के प्रथम कवि सरपा हैं, ये सर्वमान्य मत है, ये सही है। लेकिन जरूरी नहीं आपसे यही पूछा जाए कि आदिकाल के सर्वप्रथम कवि कौन से हैं। आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि आदिकाल में शिव सिंह सेगर के अनुसार आदिकाल का प्रथम कवि कौन है, तो फिर तो आप फंस जाएंगे ना। तो चलिए हम आज सभी के बारे में पढ़ लेते हैं कि किन कवियों के अनुसार कौन सा कवि सर्वप्रथम आदि कवि माना जाता है, ठीक है जी। तो राहुल सकृत्यायन के अनुसार आदिकाल का प्रथम कवि जो है वो है सरपा, जिनको क्या कहा जाता है, उनको सरपाद भी कहा जाता है, ठीक है जी, ये सरपा। और शिव सिंह सेंगर के अनुसार पुष्टि या पुण्य कौन है, पुष्टि या पुण्य कौन है, शिव सिंह सेंगर के अनुसार प्रथम आदि कवि माने जाते हैं। इनका जो समय है वो है क्या, 10वीं शताब्दी, ठीक है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार शालिभद्र सूरी, और इनका समय क्या है, 12वीं सदी है, इनका समय क्या है। सभी ने अपने विस्तृत अध्ययन करने के बाद सभी का अपना अपना मत था, उसी मत के अनुसार सभी ने आदिकाल के प्रथम कवियों को माना है। श्री डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू हैं, स्वयंभू 8वीं सदी के कवि हैं। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अब्दुल रहमान है। इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट बना लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। डॉक्टर बच्चन के अनुसार जो हैं वो कौन है, विद्यापति हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार राजा मुंज को माना जाता है
प्रथम कवि आदि कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राजा मुंज और भोज को, राजा मुंज या है बीच में, ठीक है, राजा मुंज व भोज, राजा मुंज व भोज दोनों को उन्होंने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोनों को माना है। हाँ, सर्वमान रूप से राहुल सकृत्यायन द्वारा स्वीकृत सिद्ध कवि सराहपा या सराहपाद को हिंदी का सर्वप्रथम कवि माना जाता है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। चलिए आगे चलते हैं, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला है, हाँ जी, हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम, अच्छा हाँ, अभी तक तो ये था हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम रचना कौन सी है। तो हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम रचना कौन सी है हमारी, श्रावकाचार्य है। श्रावकाचार्य ये जैन कवि आचार्य देवसेन द्वारा लिखी हुई कविता है। इसको हम हिंदी साहित्य की प्रथम रचना मानते हैं। और श्रावकाचार्य जो श्रावकाचार्य वो जो देवसेन का समय है वो क्या है, 933 ईस्वी है। ये तो हो गया, ठीक है। हाँ, अब इतना आज का ये हमारा इतना ही था। अब हम अगली जो वीडियो हमारी आएगी वो किस पर आएगी, वो आएगी इतिहास लेखन की परंपरा पर। इतिहास लेखन की परंपरा, इस पे भी फुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया जाएगा और इससे बनने वाले प्रश्नों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अगली वीडियो हमारी इतिहास लेखन परंपरा के ऊपर होगी। तो आप लोग ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।